बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए जेके बोस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए वो एमसीक्यू लेके आ गया हूँ, 50 ऐसे एमसीक्यू जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये 50 एमसीक्यू कर लेते हो तो मैं गारंटी से कहता हूं कि इन 50 एमसीक्यू में से कोई बार एमसीक्यू नहीं आएगा। और जब आप ये 50 एमसीक्यू करोगे तो आपके 50 एमसीक्यू और हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है वो हम अपने एमसीक्यू पे आते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 23.023। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कम से कम 3 बार आया हुआ है, बट फिर भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आने चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो आपको ये चीज पता है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर जितने भी नॉन जीरोस होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने नॉन जीरोस है, 1 नॉन जीरोस है, 2 नॉन जीरो, 3 और 4, तो 4 नॉन जीरोस है। यहाँ पे टोटल कितने नॉन जीरोस है, 4। तो ध्यान से देखो दूसरा रूल क्या होता है कि जितने भी जीरोस 2 नॉन जीरोस के बीच में आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या 0 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 4 + 1 हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5। तो आपको रूल पता होने चाहिए, जितने भी नॉन जीरोस है, जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नॉन जीरो मतलब 1 2 3। और जितने भी जीरो हमारे नॉन जीरो के बिटवीन आते हैं, नॉन जीरो के बिटवीन आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे नॉन जीरो के बीच में आ गया 0। और उसके बाद आपको एक रूल और पता होना चाहिए कि अगर आपके नॉन जीरो के पहले 0 आ रहा है, नॉन जीरो के पहले 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। और अगर आपका नॉन जीरो के बाद में 0 आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन है प्लैंक कांस्टेंट H हैज सेम डायमेंशन हैज दैट ऑफ। तो डायमेंशन के ऊपर हर साल जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डायमेंशन फार्मूले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहां पे फिजिक्स में। तो यहां पे देखो प्लैंक कांस्टेंट, आपको पता है कि प्लैंक ने कहा था कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू H टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी, H टाइम फ्रीक्वेंसी। तो हमें H की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ गया H। बच्चों एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो होता है हमारे पास क्या, ml स्क्वायर T की पावर -2। और नीचे आ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/T। तो जब इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/T आएगा तो यहां पे आ गया 1/T। फिर इस T को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ml स्क्वायर T की पावर -1। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गया वो निकल के आ गया ml स्क्वायर T की पावर -1। अब हमें देखना है कि इनमें से किसका डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर T की पावर -1 है। तो ध्यान से देखो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हमने अभी लिखा ml स्क्वायर T की पावर -2। जनरली क्या होता है कि फोर्स और एनर्जी का आपको रटा रटाया होना चाहिए। और मोमेंटम, अगर आप ध्यान से देखो तो मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन फार्मूला, मास को m में लिखेंगे, वेलोसिटी का होता है L T की पावर -1। क्या इसका डायमेंशन फार्मूला इससे मिलता है, नहीं मिलता। उसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, T की पावर -1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है L इज इक्वल टू लीनियर mv और साथ में r। तो ध्यान से देखो तो मास का तो मास ही आएगा, वेलोसिटी का होता है L T की पावर -1 और r जो है वो एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा L। तो यहां से देखो ये हो जाएगा m L इंटू L कितना हुआ, L स्क्वायर और साथ में T की पावर -1। तो क्या एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला मैच हो गया किसके साथ, प्लैंक कांस्टेंट के साथ, बिल्कुल हो गया। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, एंगुलर
मोमेंटम। तो सीधा स्टेट जो है वो आपको क्या करना है, याद रखना है कि हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन फार्मूला किसके साथ मिलता है, एंगुलर मोमेंटम के साथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार मैंने देखे हैं जेके बॉस में पूछे गए हैं कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा उस इक्वेशन में डायमेंशन फार्मूला निकालो। यहां पे इक्वेशन क्या गिवन है, यहां पे इक्वेशन गिवन है F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो बच्चों जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देना है। आपको पता है कि डायमेंशन फार्मूला में हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो उसमें जो लेफ्ट साइड के डायमेंशन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, राइट साइड में। मतलब लेफ्ट साइड में जितनी भी टर्म्स है उनके डायमेंशन किसके बराबर होंगे, जो राइट साइड पे लिखी हुई है। तो मुझे बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं कि AT का डायमेंशन फार्मूला जो है वो F के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों बराबर होते हैं। तो यहां से मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन T। तो मुझे बताओ F का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर T की पावर -2। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला और एनर्जी का फार्मूला रट लो, मैं कहता हूं बार बार आता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है ml स्क्वायर T की पावर एक मिनट, इसका होता है हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या, ml T की पावर -2। तो ये होता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, और नीचे क्या है, T, तो T आ गया। अब ये पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये होगा T की पावर -1, उसमें ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा ml, साथ में कितना हुआ, T की पावर -3। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कहां पे आ रहा है, ml T की पावर -3। चलो एक तो मिल गया हमें, अब साथ में हमें एक डायमेंशन फार्मूला और निकालना है, वो कौन सा है, हमें निकालना है BT स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी BT स्क्वायर इज इक्वल टू F। तो हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो B इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई T का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमारा जो है वो B किसके बराबर आ जाएगा, F की जगह पे आ जाएगा ml T की पावर -2, और नीचे आ जाएगा कितना, T स्क्वायर। अब देखो ये T स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा T की पावर -2 हो जाएगा, तो B की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, ml की पावर 1 T की पावर -4। तो ये कौन है, ml T की पावर, आंसर हमारा कौन सा होगा, B सही होगा। ठीक है, तो जैसे एक है ना इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो आपको क्या करना है, U का डायमेंशन किसके बराबर होगा, जो V का होगा, और AT का डायमेंशन किसका होगा, जो V का होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ज्यादा सोचना ही नहीं है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, A projectile will cover the same horizontal distance when the initial angle of projection are। तो याद रखना कि आपको ये बोल देगा कि आपके पास दो बॉडीज है, उन दो बॉडीज को आप इनिशियली किस एंगल से फेंको कि सच दैट कि उनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सेम रहे। तो याद रखना अगर ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर दो एंगल का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पे उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे यहां से आप किसी बॉडी को फेंक रहे हो, एक बॉडी को ऐसे फेंका कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री पे, एक ऐसे को फेंका कितने डिग्री पे एंगल के, 60 डिग्री पे। क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इनकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे देखो ये जो दो हैं वो आपस में क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे आप इसको कर दो कितना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये इसको हम बोल सकते हैं कि मान लो कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक लाइट बॉडी एट हैवी बॉडी। तो याद रखना कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, कि हमारा जो मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ कैसे रिलेट होगी। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा, E इज इक्वल टू, मतलब हमारी एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो जब आप
क्लास 11th में पढ़ते हो ना, कौन सा टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी, तो वहां पे आपका एक फार्मूला निकल के आता है, कंसेप्ट निकल के आता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू निकालो, तो पी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई, और साथ में हो जाएगा कितना 2, और साथ में हो जाएगा एम। ये मोमेंटम इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ई, और साथ में हो जाएगा 2, और साथ में हो जाएगा m। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है, 2 की वैल्यू भी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी हमारे पास जो है वो मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हैवी बॉडी। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो ये रिलेशन यूज करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट आता है एंगुलर मोमेंटम। अब आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल वेक्टर, और इसका फार्मूला आता है क्या, पी मोमेंटम क्रॉस आर। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो आपके दिमाग में जब भी एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आए ना, तो आपको सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस वक्त जो उसके पास मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसका पार्ट है, रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन में हमेशा कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो ये रेडियस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस को। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। स्केलर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पोलर भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन, एक्सियल। क्यों एक्सियल, क्योंकि रोटेशनल मोशन जो होता है वो किसी एक्सिस के अबाउट होता है। यहां पे इस चीज को दिमाग में रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज। अब देखो ये चीज आप ध्यान में रखना, मून के ऊपर आपको पता है कि किसी भी बॉडी को अगर आपने स्पेस में भेजना है तो उसको आपको एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है उसको प्रोजेक्टाइल करने के लिए, प्रोजेक्टेड करने के लिए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो आप ये याद रखोगे कि मून के ऊपर जो हमारी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल वहां पे रुक ही नहीं पाता। अगर आप चाहते हो आपका मॉलिक्यूल अर्थ का, जैसे हमारी गैसेस जो है वो अर्थ को सराउंड करके रखी हुई है क्योंकि वहां पे एस्केप वेलोसिटी उनके पास है। अगर हमारे सैटेलाइट स्पेस में जाते हैं क्योंकि हमारे सैटेलाइट के पास क्या है कि एस्केप वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मून के ऊपर एस्केप वेलोसिटी कम होती है। एस्केप वेलोसिटी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल वहां पे रुकता है, स्पेस में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या इसका होगा, ये वाला, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन, कि आप ऐसा कर सकते हो कि मून के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो अगर ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वो स्पेस में चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप करके जाओ। ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट 15 साल में भी आए हुए हैं, और इसके अलावा भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जिनमें एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन जो है वो बराबर निकल के आ जाए। फिर डायमेंशन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कहता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको पता है कि जब आप स्ट्रेस को डिवाइड करते हो किसके साथ, स्ट्रेन के साथ, जब आप स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ डिवाइड करते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमें यह बताता है कि कोई सॉलिड कितना इलास्टिक है। तो हमें ये बताना है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला किससे मिलता है। अब आप खुद सोचो कि स्ट्रेस की जगह पे तो मान लो मैंने स्ट्रेस लिख दिया। अब देखो स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, नीचे लेंथ की यूनिट क्या आएगी, मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 1। तो यहां से हमें एक और क्वेश्चन पता चल गया, क्या, कि स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। स्ट्रेन जो हमारा कैसा होता है, यूनिटलेस है, तो जो यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस भी होगा। तो यहां पे देखो इसकी जगह पे आप जब 1 लिखोगे तो ये 1 आएगा। तो यहां पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू किसके बराबर निकल के आ गई, स्ट्रेस की। इसका मतलब अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू स्ट्रेस के बराबर है तो जो डायमेंशन फार्मूला स्ट्रेस का होगा वही किसका होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला किससे मिलता जुलता है, स्ट्रेस से। ठीक है, और अभी आपको पता है स्ट्रेन जो होता है वो तो यूनिटलेस होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है L(T⁻⁻1), और सरफेस टेंशन के ऊपर अलग से मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, वो हम आगे देखेंगे।
नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस एंट्रोपी में क्या होगा? तो याद रखना कि एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। एंट्रोपी का मतलब होता है क्या? डिसऑर्डर। जैसे कमरे में अगर चीजें बड़ी संभाल के रखी हुई हैं तो हम कहेंगे कि डिसऑर्डर बहुत कम है। तो अगर कमरे में चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं तो हम कहेंगे कि डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जहां पे डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो वहां पे हमारी एंट्रोपी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पे आप खुद सोचो कि अगर एक गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, तो अगर एक गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस इधर भी मूव करेगी, उधर भी मूव करेगी, आगे जाएगी, पीछे आएगी, हर तरफ जाएगी। तो जब गैस हर तरफ जाएगी तो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो डिसऑर्डर बढ़ेगा तो हमारी एंट्रोपी भी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट। अब आपको पता है कि जब एक बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है? लीनियर मोमेंटम। और जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है? एंगुलर मोमेंटम। और आपने ये चीज पढ़ी है कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली अगर टोटल फोर्स जो है वो कितनी है? 0 है, तो उस केस में हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम जो होता है, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है या तो सेम रहता है। बट आपको पता है कि रोटेशनल मोशन में हम फोर्स को फोर्स नहीं बोलते, रोटेशनल मोशन में हम फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, तो आपको पता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स 0 होती है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। बट यहां पे टॉर्क की बात हो रही है, तो जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा और एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, और टॉर्क का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को रोटेट करवाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोडलेस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिक्विड। अब ये एक चीज आप याद रखो दिमाग में कि जैसे हमने अभी पढ़ा था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमारा ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, ये सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? सॉलिड के लिए। ये हमें ये बताता है कि कोई भी सॉलिड जो है वो कितना इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो फोर्स लगा के छोड़ी तो क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कितना जल्दी आ रहा है, उसका मतलब होता है इलास्टिसिटी। चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, ये सारी की सारी टर्म सॉलिड के लिए डिफाइन होती है, लिक्विड के लिए या गैसेस के लिए डिफाइन नहीं होती। आप खुद सोचो कि क्या क्या लिक्विड जो होते हैं वो मतलब इलास्टिक होते हैं? क्या लिक्विड के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे पुश करूंगा अगर मैं उसको, या पुल करूंगा, तो क्या लिक्विड अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आ जाएगा? डेफिनेट सी बात है कि नहीं आएगा। तो याद रखना कि ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है ये लिक्विड के केस में भी हमारे पास कितनी होती है? 0 होती है। और ये गैसेस के केस में भी कितनी होती है? 0 होती है। क्योंकि ना तो वो क्या नहीं होते, वो स्ट्रेच नहीं होते, ना तो आप उसके, ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से आ जाएंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। अब आपको पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने ये चीजें बहुत ही अच्छे से डिस्कस की हैं कि जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो 0 होती है। ये कौन कहता है? ये कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर होता है। ये कौन कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने एक और पॉइंट पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप खुद सोचो कि टोटल एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब आप खुद सोचो कि काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज होगी तो टोटल एनर्जी चेंज होगी। सिर्फ दिमाग में इतनी बात याद रखो कि अगर आप गैस का अगर आप क्या करोगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इंटरनल एनर्जी के केस में याद रखना, आइडियल गैस के केस में फोर्स भी 0 होती है और वॉल्यूम भी 0 होता है। नेक्स्ट, एट विच एंगल। अब आपको पता है कि जब आप बॉडी के प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज का फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आप खुद सोचो, क्या सोचो कि यहां पे
थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी रेंज ज्यादा होगी, रेंज मतलब हाइट ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचो कि साइन कितने पे मैक्सिमम होता है, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, साइन 90 के ऊपर साइन की वैल्यू जो हमें मिलती है वो क्या मिलती है, मैक्सिमम। अब आप खुद सोचो कि यहां पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब आप खुद सोचो कि इस स्टाइलस को अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो ये यहां तक जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं ऊपर तो ये यहां तक गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकली फेंकते हो तो वो ज्यादा हाइट क्या करता है, अटेन करता है, खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 9th क्लास से हम जो है वो ये चीज पढ़ते आए हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको न्यूटन के सेकंड लॉ से किसके बारे में पता चला, ये जो एफ लिखा हुआ है ये क्या है, फोर्स है। तो ध्यान से पढ़ो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजर ऑफ फोर्स, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट, if no external force is exerted on a system the velocity of the center of mass। अब देखो जैसे मैं इसको अगर यहां पे बैलेंस कर रहा हूं, यहां पे ये नहीं हो रहा, देखो ये यहां पे मैंने इसको बैलेंस किया तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहां पे होगा। कोई भी बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट क्या होती है कि बैलेंस होती है वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अब देखो इस बॉडी का मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास ही मूव करेगा। तो जब सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब आप खुद सोचो कि फिजिक्स में कोई बॉडी रेस्ट पे कब होती है, या तो वो रुकी हुई है या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब उसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो क्या है, जीरो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसमें क्या सोचना है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन क्यों आती है, फोर्स की वजह से आती है। बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तभी एक्सेलरेशन आएगी, अगर फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। आ गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ जाए ना, अगर आपको यह पता चल जाए कि मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आपको ये 3 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 1 नंबर में तो हर साल आता ही आता है। तो याद रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला याद रखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF का जो फार्मूला होता है वो होता है कितना, 3p माइनस r। यहां पे r का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल, r का मतलब होता है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, और r का मतलब होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेशन, उन मॉलिक्यूल के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि या तो एक सिंगल एटम एग्जिस्ट करेगा, या तो 2 एटम आपस में मिलेंगे, या तो 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे। जब एक सिंगल एटम की मैं बात करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा मोनोएटॉमिक। क्या बोलूंगा, मोनोएटॉमिक। जैसे हमारी जो नोबल गैस होती है वो क्या होती है, मोनोएटॉमिक होती है। जैसे हमारा हीलियम जो है वो एक क्या है, नोबल गैस है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, देखो हीलियम, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 3 की जगह पे 3 आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 है, और R कितना है, 0, क्योंकि एक हीलियम अगर दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता तो हम कहते हैं एक रिलेशन है, तो ये 0 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। तो अगर हमारे पास डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए, डाईएटॉमिक जैसे ऑक्सीजन आ गया हमारा, N2 आ गया हमारा, ये डाईएटॉमिक है, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5 होती है। आप खुद फार्मूले से भी निकाल के ये देख सकते हो। तीसरा आता है हमारे पास ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल में बता दो, जैसे हमारा आ गया ओजोन O3, जैसे हमारे पास आ गया CO2 आ गया, जैसे हमारा वाटर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर लीनियर होते हैं, तो जिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लीनियर होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कितनी, 7। और जिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइंगुलर होता है, जिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ट्राइंगुलर, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। तो याद क्या रखना है कि मोनोएटॉमिक की कितनी होती है,
3 होती है, डाई एटॉमिक की कितनी होती है? 5 होती है, और ट्राई एटॉमिक की 7 भी होती है और 6 भी होती है। क्वेश्चन में डाई एटॉमिक पूछ रहा है तो डाई एटॉमिक की कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद होता है विच टाइप्स ऑफ वेव आर प्रोड्यूस इन सितार वायर। अब देखो ये भी आपको पूछ सकता है, साथ में ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गन पाइप के अंदर कौन सी, आपको पता है कि ऑर्गन पाइप वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा वेव वाला, कि ऑर्गन पाइप के अंदर हमारी कौन सी वेव बनती है, ये पूछ सकता है। पूछ सकता है कि स्ट्रिंग के अंदर हमारी कौन सी वेव बनती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वेव बनती है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सितार वायर के अंदर जो हमारी वेव बनती है वो बनती है कौन सी? स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव। अब आप खुद सोचो कि एक रस्सी को अगर आप ऐसे पकड़ के हिला रहे हो तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेव आगे जा रही है, तो कौन सा हमारे पास यहाँ पे मोशन होगा? ट्रांसवर्स मोशन होगा। तो ऑर्गन पाइप के अंदर तो आपको पता है कि स्टैंडिंग वेव बनती है, आप ये भी पता होना चाहिए आपको कि ऑर्गन पाइप के अंदर कौन सी वेव बनती है? स्टैंडिंग वेव बनती है। और स्ट्रिंग के अंदर भी हमारे पास कौन सी बनती है? ट्रांसवर्स वेव बनती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि साउंड जो है वो कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई हमारा रॉकेट है, ठीक है, तो यहां से गैसेस जो है वो बाहर की तरफ जा रही है और रॉकेट खुद ऊपर जा रहा है, तो यहां पे कौन सा जो है वो प्रिंसिपल लगेगा? जिस मोमेंटम के साथ गैसेस यहां से बाहर निकलती हैं उसी मोमेंटम के साथ हमारा रॉकेट जो है वो ऊपर जाता है। तो मोमेंटम की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पे हमारा कौन सा कंसेप्ट लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस मोमेंटम के साथ गैसें बाहर निकलती हैं, गैसें उतना ही मोमेंटम रॉकेट के ऊपर अपर डायरेक्शन में जाती है। और यहां से यह भी याद रखना कि रॉकेट के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसको थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो यह भी कई बार पूछ देता है कि रॉकेट के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज डबल। आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन आर के, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है आर। यहां पे कांस्टेंट, एक मिनट, यहां पे कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू, और साथ में आ जाता है एन। म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको कहते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब आप खुद सोचो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में आप ये चीज कितनी बार पढ़ चुके हो कि जब आप एक कांस्टेंट को हटाते हो तभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट लग जाता है। तो जब आप खुद सोचो कि प्रोपोर्शनलिटी का ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन था, तो इक्वल टू का साइन कब आया होगा? जब ये कांस्टेंट हुआ। तो जब आपका म्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या लेना देना जो है वो नॉर्मल रिएक्शन से? कांस्टेंट को नॉर्मल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो कांस्टेंट है। जैसे रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, इसी तरीके से जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो नॉर्मल रिएक्शन आर के ऊपर डिपेंड करती है, दो सरफेस के बीच में लगने वाली फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि हमारे किस के ऊपर? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। तो यहां पे ये आएगा रिमेन अनचेंज, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया, देखो उसके ऊपर एक क्वेश्चन और आ गया कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को आप आपस में कैसे रिलेट करते हो। अभी मैंने बताया कि जो एनर्जी होती है वो होती है किसके बराबर? पी स्क्वायर बाई 2m। अभी मैंने आपको कहा कि एनर्जी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? एनर्जी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बाई 2m। पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर जो है वो हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोमेंटम। याद रखना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, कि कोई बॉडी जो है वो सीधा चल रही है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है उस केस में हम क्या बोलेंगे? उसके पास क्या है? मास है। क्या है? मास है। तो मास को मास बोलते हैं, बट कहां पे? लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन में हम मास को मास नहीं बोलते। लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में हम जो है आरएम, रोटेशनल मोशन में हम मास को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर मोशन में जो काम करता है कौन? मास।
वो काम रोटेशनल मोशन के अंदर कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे ये ट्रू बोलेंगे हम, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगी टू मास इन लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जो लीनियर मोमेंटम में मास का काम करता है, यहाँ पे ये। अब फिर डायमेंशन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो डायमेंशन फार्मूला जो है वो आपको आना चाहिए निकालना। डायमेंशन फार्मूले के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिलेशन किसके बराबर है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इंपल्स इज सेम एज। अब यहां पे डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। ध्यान से देखो, हमारा जो इंपल्स होता है आई, इंपल्स का मतलब क्या होता है? वो फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर बहुत ही कम टाइम के लिए एक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। और इंपल्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स को टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इंपल्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स लगी, शॉर्ट टाइम के लिए लगी, तो शॉर्ट टाइम के लिए लगी तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पे हमारा क्या लग रहा है? इंपल्स लग रहा है। अब हमें यूनिट निकालनी है। अब यूनिट कैसे निकलेगी? देखो, फोर्स किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में कौन आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब आपको पता है कि मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। अब देखो यहां पे ये आ जाएगा केजी इज इक्वल टू एम। यहां पे देखो दोनों के बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो केजी एस की पावर कितना हो जाएगा? -1। तो इंपल्स की यूनिट क्या निकल के आई? केजी मीटर एस इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहां पे एनर्जी, अब एनर्जी की तो यूनिट आपको पता है कि जूल होती है। ये तो इंपल्स से मिलती जुलती नहीं है। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? आपको पता है कि मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर पर सेकंड की पावर -1। फंस गया, अगले ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। क्यों अगले ऑप्शन पे जाके अपना टाइम वेस्ट करें? तो हमारा आंसर क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। अदरवाइज आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड की पावर -1, और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वाट होती है। मैंने बोला था ये स्टार्टिंग में चीज कि एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन जो है वो निकल के आएंगे, ठीक है ना। ऐसे सो के रात को सो के सुबह आपके सामने आके नहीं खड़े हो जाते। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारी जो है वो मेहनत लगती है। हमें पता है कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकता है? अराइज कर सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल। अब देखो ये रोटेशनल मोशन का टॉपिक है, तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। उसकी स्पीड जो वो क्या रहती है? कांस्टेंट, मतलब सेम रहती है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। तो एक चीज तो आपको ये पता चली कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है उसकी स्पीड सेम रहती है, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। बट यहां पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वो क्या होता है? वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। तो ये रिलेशन जो है वो हम डिराइव भी करते हैं, बट यहाँ पे के 2 बार कम से कम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और कई और जगह पे भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। तो अभी ये ड्राइव कैसे हुआ वो तो हम बता नहीं सकते, बट फिलहाल जो है वो आप इतना याद रखो कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? आर ओमेगा स्केयर। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम, कह रहा है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो तब उसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो 1/2 की जगह पे 1/2 ही बचा, m की जगह पे m ही रहा। तो यहां पे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वेलोसिटी को डबल कर दिया। डबल का मतलब हो गया v की जगह पे 2 आएगा, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब 1/2 m और साथ में कितना हो गया? 4। तो 1/2 सेम ही रहा, एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई? 4। तो इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे, डबल मतलब v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो ये चीज आपको, अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता था तो ये चीजें यहां से आप क्वेश्चन उड़ा सकते थे। नेक्स्ट, इफ m इज द मास ऑफ द अर्थ, इफ m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस, देन द रेशियो ऑफ g। कहता है कि अगर m जो है वो मास है किसका? अर्थ का, और उसके बाद r जो है वो रेडियस है किसका? अर्थ का।
एम जो है वो मास है किसका, अर्थ का, आर जो है वो रेडियस है किसका, अर्थ का। तो बताओ स्मॉल जी टू कैपिटल जी का रेशियो क्या होगा। 3 नंबर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और 2 नंबर में भी आया हुआ है, और 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां पे देखो, यहां पे ऊपर आ जाएगा स्मॉल जी और नीचे आ जाएगा कैपिटल जी। बच्चा बच्चा जानता है कि स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो होती है कैपिटल जी एम, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे आ जाएगा कैपिटल जी। अब कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो गया, और यहां पे ये क्या निकल के आ गया, एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कहां पे है एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये है एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया हमारा द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए परफेक्ट गैस। अगर एक गैस है तो आपको पता है कि गैस के पास 3 तरह की वेलोसिटी होती है। पहली वेलोसिटी होती है आरएमएस, वी आरएमएस, और दूसरी होती है वी एमपी, और चौथी होती है वी एवरेज। अगर एक गैस का मॉलिक्यूल मूव करता है तो उसके पास 3 तरह की वेलोसिटी होती है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 3RT अपॉन एम। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट 2RT अपॉन एम। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 8RT अपॉन पाई, और साथ में क्या हो गया, एम। तो यहां से ये 2 भी आप याद रखो, बट पूछा है आरएमएस का, तो आरएमएस का क्या हो जाएगा फार्मूला, अंडर रूट 3RT अपॉन एम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द लॉ ऑफ, बचपन से सुनते आए हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो किसकी बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एनर्जी की बात करता है, एनर्जी की। ठीक है, द डायमेंशन, फिर आ गया डायमेंशन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन। मैंने कहा था कि सरफेस टेंशन का अलग ही बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पानी का जो अपर सरफेस होता है कई बार क्या होता है कि उसमें इम्बैलेंस फोर्स से एक्ट करती है, जिसकी वजह से वहां पे टेंशन प्रोड्यूस होती है, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। फार्मूला याद रखो, S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। एल का मतलब हो गया लेंथ, एफ का मतलब हो गया एरिया। बार बार ये बताया है कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला याद रखो डायरेक्ट, ml स्क्वायर टी की पावर -2। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt -2। क्यों ये 2 डायमेंशन फार्मूले याद करने को बोल रहा हूं, क्योंकि इनसे बहुत सारे डायमेंशन फार्मूले निकल के आ जाते हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर, और साथ में हो गया ml स्क्वायर, 1 मिनट, यहां पे ml स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे आएगा mlt की पावर -2, और नीचे कितना आ जाएगा, L। अब आपको पता है ये L ऊपर जाएगा तो इस L की पावर 1 है, इस L की पावर -1, तो L तो 0 हो गया। तो यहां पे बचा m L की पावर 0 T की पावर -2। तो L की पावर 0 को लिखो ना लिखो एक ही फर्क है। देखो m L की पावर 0 T की पावर -2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एक पहाड़ है बड़ा सारा, मैं उसके ऊपर फोर्स तो लगा रहा हूं बट वो हिल नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा, क्योंकि उसके इंटरनल एक फोर्स एक्ट कर रही है जो मेरे मोशन को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। मैं चाहता हूं कि पहाड़ मोशन में आ जाए, बट पहाड़ अपने अंदर एक ऐसी फोर्स डेवलप कर रहा है जो चाहता है कि वो मोशन में ना आए। तो आपको पता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो बट वो मूव नहीं हो रहा, तो उस केस में कौन सी फोर्स एक्ट करती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और आपको पता है कि जब हमारा बॉडी जस्ट मूव होती है, मतलब हिलती है अपनी जगह से, उस वक्त जो फ्रिक्शन आती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब एक बार वो मोशन में आके मूव होना शुरू हो जाए तेज 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 तो डायनेमिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन। तो आपको पता है कि जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो वो चाहती है कि वो अपने रोटेशनल मोशन को मेंटेन करके रखे। तो अगर उसके रोटेशनल मोशन को आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इज इक्वल टू mr
स्केयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है हमारे पास I इज इक्वल टू एम आर स्केयर। एम क्या है हमारा? मास ऑफ द सिस्टम। आर जो है वो हमारा क्या है? रेडियस। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर, रेडियस के ऊपर। मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि मास ही है। पोजीशन ऑफ एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्योंकि आर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एक्सिस, कि वो कितना किसी एक्सिस से कितना दूर घूम रहा है। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड की जो है वो कहीं पे बात नहीं हो रही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एंगुलर स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। अब आपको पता है कि जो एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी जो हमें चाहिए एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में इंसर्ट करने के लिए, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट GM अपॉन आर। एक होती है एस्केप वेलोसिटी, जिसका फार्मूला होता है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम सैटेलाइट को अगर स्पेस में फेंकेंगे तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड पार करके स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2GM अपॉन आर। अभी अभी मैंने बताया कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल जी की वैल्यू होती है कैपिटल GM डिवाइडेड बाई आर का स्केयर। कैपिटल GM डिवाइडेड बाई आर का स्केयर। क्या तीनों के तीनों फार्मूलों में मास है? बिल्कुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास? वी तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसके फार्मूले में मास है। जी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। याद रखना, इसी में जब हम GM वगैरह पुट करते हैं ना तो वो 9.8 निकल के आता है। तो क्या इसमें मास है? बिल्कुल है। तो तीनों के तीनों तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से एक और याद रखना है कि एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। और याद रखना कि जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है किसके बराबर? अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कहा था कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो उसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो देखने से ही पता चल गया कि वेक्टर जीरो हो सकता है। तो मैं यहां से चलता यहां गया, यहां से चलता यहां पे आया, तो जो मेरा फाइनल था वही मेरा इनिशियल बन गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। स्पीड वेक्टर है, जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस वेक्टर है, जीरो नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। चलो उसके बाद द पाथ ट्रेस बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। जब हम किसी बॉडी को स्पेस में फेंक देते हैं ना कि चल, उसके बाद सच दैट कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके ही मूव करती रहे, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो यहां से मैंने इसको गिराया तो ये यहां पे आया, तो ये जो इसने रास्ता ट्रेवल किया ना, कहता है कि इस रास्ते को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? तो याद रखना इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो वॉकिंग में क्या होता है कि एक बंदा अपने पाँव जो है वो पीछे मारता है, खुद आगे जाता है, तो एक फोर्स पीछे लग रही है, एक आगे धकेल रही है, यहाँ पे तो होगा। उसके बाद साइकिलिंग में भी आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे होता है। स्किडिंग में जो है वो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे होता है। देखो बोर्ड से अगर आप छलांग लगाओगे ना तो देखो कि बोर्ड पीछे जाएगी, तो वहां पे तो थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है। बट बोर्ड के ऊपर आप वॉक करोगे तो एज इट इज आपको नहीं दिखेगा कि मतलब थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय। कहा था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाई थी तो वहां पे कहा था कि रोटेशनल मोशन और जो हमारा लीनियर मोशन होता है उनके बीच में कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/2 mv²। बट हमें काइनेटिक एनर्जी को लिखना है किसमें? रोटेशनल मोशन में। आपको पता है रोटेशनल मोशन में मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो इसकी जगह पे आई आ गया। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसकी जगह पे ओमेगा का स्क्वायर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल मोशन में कैसे लिखेंगे? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये होगा। तो कुछ चीजें आप याद रखो, क्या कौन सी चीज याद रखोगे? लीनियर मोशन में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं। एंगुलर रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं।
लीनियर मोशन में वेलोसिटी को वेलोसिटी बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट यहां पे एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन? तो न्यूटन तो कोई बात नहीं करता, किरचॉफ तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में है, फराडे तो मतलब इंडक्शन की बात करता है, तो केपलर लॉ होगा इसका आंसर। क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशन में केपलर लॉ ही है जो ये कहता है कि सारे प्लैनेट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हैं। जिसमें पहले लॉ को आप क्या कहते हो? पहले लॉ को आप कहते हो लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो आपको किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट के बराबर। दूसरा लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, जो एरिया के बारे में बताता है। तीसरे लॉ को आप कहते हो लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जो आपको क्या करता है? टाइम पीरियड के बारे में बताता है। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों चीजों को याद रखनी है। कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछ देता है कि कौन सा लॉ है जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में बात करता है। उसके बाद विच ऑफ न्यूटन लॉ हेल्प इन फाइंडिंग द फोर्स। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन लेके आ गया मैं। कौन सा? एक है विच ऑफ न्यूटन लॉ हेल्प इन फाइंडिंग द फोर्स। तो आपको पता है कि सेकंड लॉ ही है जो फोर्स की बात करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ जो है वो किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर होता है। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नॉर्मल रिएक्शन आर के। अभी बताया नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन आर। तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर क्या करती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है। एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन आर के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन बॉइलिंग वाटर टेक इन ए पॉट। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने कोई ये कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर में आपने लिया हुआ है पानी लिया हुआ है। तो नीचे से जो है वो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे मान लो कि आपने आग जला के रखी है, यहां से आग जो है वो यहां तक पहुंची और वो पानी क्या हुआ? गर्म हुआ। आपने देखा होगा कि जब पानी गर्म होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। ऐसे लगता है कि बड़ बड़ पानी क्या करता है? आवाज निकालता है, मूव करता है। कभी पानी नीचे का ऊपर जाता है, ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो जब मॉलिक्यूल का एक्चुअल मोशन होता है तो उस एक्चुअल मोशन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो याद रखना कि लिक्विड के केस में लिक्विड के केस में जब हीट फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। और सॉलिड के केस में जब हीट फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। देखो ये कंटेनर है, यहां नीचे से जो आग नीचे से जो हीट निकल के यहां नीचे से जो हीट निकल के कंटेनर तक जा रही है उसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। या जो सन से लाइट हमारे तक पहुंच रही है वो है रेडिएशन। तो ये जो हमारा कंटेनर गर्म हो रहा है, कंटेनर गर्म होने का मतलब क्या है? कि सॉलिड में हीट जा रही है। तो जब सॉलिड में हीट फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और जब आपकी हीट जो है वो लिक्विड तक पहुंच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एवोगैड्रो। देखो आपको पता है कि फिजिक्स में कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं, बट यहां पे हमारे पास बात कर रहा है किसकी? एवोगैड्रो कांस्टेंट की। तो याद रखना कि एवोगैड्रो कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशनलेस नहीं होता, इसकी यूनिट होती है क्या? मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। नेक्स्ट होता है डायमेंशन। फिर आ गया डायमेंशन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन। और ये डायमेंशन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, ये कई बार याद रखना कि पेपरों में निकालने के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ देता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फार्मूला फॉर द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आपको पता है कि न्यूटन के लॉ से एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r का स्केयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां से देखो हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा f r स्केयर। ठीक है, तो यहां पे खाली g बचना चाहिए, ये m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 और m2 जो है वो हमारा क्या आ गया? नीचे आ गया। और इधर क्या बच गया? हमारा कैपिटल G। तो क्योंकि हमें कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। F का डायमेंशन फार्मूला अभी बताया था, क्या होता है? ml स्क्वायर ml t की पावर -2। r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस को किसमें मेजर करते हैं? लेंथ में। तो ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा? m1 इंटू m2 को हम क्या लिख सकते हैं? m का स्क्वायर।
क्योंकि इस m का भी डायमेंशन फार्मूला m ही होगा, इस मास का भी डायमेंशन फार्मूला m ही होगा, तो m इंटू m का स्क्वायर। तो इस m को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा m की पावर कुछ नहीं है तो m की पावर 1, तो यहाँ पे l की पावर कितना हो गया, l की पावर 1 और l की पावर 2 कितना हो गया, l की पावर 3, और यहाँ पे हो गया t की पावर कितना हो गया -2, t की पावर -2, और इस m को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा m की पावर कितना -2। अब देखो m की पावर 1 उधर बच गया हमारा कौन, उधर बच गया हमारा g, m की पावर 1 में से m की पावर -2 निकाले तो कितना बचा, m की पावर -1, l की पावर यहाँ पे कितना बचा 3, और यहाँ पे क्या बचा t की पावर -2, तो क्या आया m की पावर 2, ये देखो m की पावर -1, l की पावर 2 और t की पावर -3। ठीक है, तो ऐसे उड़ाते हैं डायमेंशन फार्मूले। नेक्स्ट आ गया देखो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो केपलर ने ये कहा था कि हमारी प्लेनेट जो होती है वो एग्जैक्ट जो होती है वो स्फेरिकल नहीं होती बल्कि उसकी एलिप्टिकल शेप होती है। तो एलिप्टिकल शेप में ये आ गया हमारा उसका कौन सा पोल, ये आ गया पोल, और ये आ गया हमारा कौन सा इक्वेटर। ठीक है, ये आ गया उसका ये आ गया अर्थ का इक्वेटर, और ये आ गया हमारा अर्थ का सेंटर। तो याद रखना पोल के ऊपर जी की पोल के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इक्वेटर के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम होती है। और सेंटर में जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो 3 क्वेश्चन जो है वो यहीं से बन गए। क्या कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू 9.8 होती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो कम होगी, नीचे जाओगे तो कम होगी, इक्वेटर पे मिनिमम होगी, पोल पे मैक्सिमम होगी, सेंटर पे 0 होगी। सीधा मतलब इसको याद रखो, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 9.8 होती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे घटेगी, नीचे जाएंगे घटेगी, सेंटर पे कितनी हो जाएगी 0, पोल्स पे क्या होगी मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। तो मैक्सिमम का पूछ रहा है तो मैक्सिमम कहां पे होगी, पोल पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब देखो ये आ गया एक सिंपल पेंडुलम। अब आपको पता है कि जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। ये होती है इसकी मेन पोजीशन, ये होती है इसकी कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। कभी वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, कभी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आएगा। अब आप खुद सोचो कि जब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो जब वो रुकेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, बट इसकी कौन सी एनर्जी यहां पे मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी आती ही उसकी पोजीशन के चेंज होने की वजह से है। तो उसकी पोजीशन चेंज होगी तो तभी उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब आपको पता है कि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक लॉ होता है बॉयल्स लॉ। वो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। बट इसके लिए जैसे ओम्स लॉ में हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लेके चलते हैं, तो यहां पे भी हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ही लेके चलना पड़ता है। वो कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो तभी हमारा बॉयल लॉ जो है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। नेक्स्ट कहता है कि इन काइनेटिक थ्योरी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि यहां पे अगर हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो जब आप इन गैस के मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो हीट करने के बाद उनके पास एनर्जी आ जाएगी। तो जब उनके पास एनर्जी आ जाएगी तो वो फास्ट मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये क्या कह रहा है, इन काइनेटिक एनर्जी थ्योरी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे रिलेट होती है। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रखना कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे, अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रखना जब हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस केस में जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो होती है -ω²x। और ये लॉन्ग में भी मैंने इंपॉर्टेंट में बताया था कि इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव कैसे करते हैं, आएगा पेपर में। तो आप खुद सोचो कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है,
पोजीशन के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, तो यहां पे आंसर में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद होता है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया है कि t इज इक्वल टू होता है हमारे पास किसके बराबर, 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई होता है और अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आप खुद सोचो कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया कि सिंपल पेंडुलम का बॉब अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, तो फिर उसको एक्सट्रीम से मीन में आने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, आप खुद सोचो कि टाइम पीरियड में एक एल आ रहा है, एक जी आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो एल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मास ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर नहीं डिपेंड करता, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो चीज फार्मूले में आएगी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एस्केप वेलोसिटी, अभी अभी बताया कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 9.8 एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और यहां पे ये देखो, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो साथ साथ आपको याद करके, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, लास्ट क्वेश्चन, शुरू डायमेंशन फार्मूले से, खत्म भी डायमेंशन फार्मूले से। तो सोचो आप खुद कि हमारा डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। आपको पता है कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब आप किसी एरिया के ऊपर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो हम कहते हैं प्रेशर। जैसे मैं इसको दबा रहा हूं यहां पे, तो एरिया के ऊपर फोर्स लगी, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे क्या एग्जर्ट हुआ है, प्रेशर। प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। अगेन मैं 10 बार आपको बता चुका हूं कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2, फोर्स का होता है mlt -2। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, mlt की पावर -2, और एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को लेंथ ही लिखेंगे, ब्रेथ को भी लेंथ ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लेंथ का स्केयर। तो जब आप लेंथ को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m l, तो यहां पे हो जाएगा l की पावर -2 और साथ में हो जाएगा t की पावर -2। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m l की पावर 1 में से l की पावर -2 गए तो पीछे कितना बचे, l की पावर -1 और साथ में क्या बचा, t की पावर -2। तो l की पावर -1, t की पावर -2, m की पावर 1, l की पावर -1, l की पावर -1, t की पावर -2 इज द डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अगर आपको डायमेंशन फार्मूले ड्राइव करना आता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हवा में जो है वो आप क्या करोगे, इन क्वेश्चनों को अड़ाओगे। तो पेपर से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार जो है वो जरूर दे के जाना। तो एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया यहाँ पे कि याद रखना, जैसे एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला आता है ना, चाहे वो जितनी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो ट्रांजिशनल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, हर तरह की एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और हर तरह की एनर्जी की जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद कई बार मैंने देखा है, कम से कम 5 साल, अगर आज तक 10 साल पेपर हुए हैं ना, तो उन 10 साल के एग्जाम्स में कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। आप मना करोगे 2025 के पेपर में आता है, फिर 2025 का विंटर जोन के पेपर में भी आता है, समर जोन के पेपर में भी आता है, 2023 के अंदर भी आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, तो इंटीग्रेशन को टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू गिवन है 0.5x प्लस 10। तो ये गिवन है किसकी, फोर्स की वैल्यू। खुद कह रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू 0.5x प्लस 10। तो किसी बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लगती है, किसी पार्टी के ऊपर लगती है, और यहाँ पे फोर्स को हमने न्यूटन में लिया हुआ है और एक्स को मीटर में लिया हुआ है, तो हमें निकालना है वर्क डन। अब आप खुद सोचो कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, तो जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो मान लो कि स्टार्टिंग में उसका डिस्प्लेसमेंट था कितना, 0, और बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2। स्टार्टिंग में हमारी बॉडी जो थी वो यहाँ पे थी, तो जब स्टार्टिंग में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, तो हमारी बॉडी के ऊपर जब हमने फोर्स लगाई तो हमारी बॉडी यहां से यहां पे पहुंच गई, तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था 0, पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2। हमें यह निकालना है कि यहां से यहां तक जो उसके ऊपर वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है।
अब आपको पता है कि वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये फार्मूला हमारा तभी अप्लाई होता है जब फोर्स की वैल्यू क्या हो? सेम हो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो? सेम हो। अब मुझे आप खुद ये चीज बताओ कि यहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? F इज इक्वल टू 0.5x। अब मुझे बताओ कि x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब 1 रखोगे तो फोर्स अलग निकल के आएगी, 2 रखोगे तो फोर्स अलग निकल के आएगी, 1.111 रखोगे तो फोर्स अलग निकल के आएगी। तो आपको पता है कि वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन से निकलता है। तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाओ वर्क डन वाला। आपको पता है कि एक तो वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला तभी लगता है जब फोर्स की वैल्यू सेम हो। मान लो हमारी बॉडी यहां से यहां पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई, यहां पे इसके ऊपर फोर्स लग रही थी 5 न्यूटन की, यहां तक इसके ऊपर फोर्स जो है वो कितनी लगती रही? 5 न्यूटन ही लगती रही। तब हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। बट यहां पे तो फोर्स की वैल्यू अलग है। यहां पे जब ये आगे बढ़, यहां पे फोर्स की वैल्यू अलग है, यहां पे फोर्स की वैल्यू अलग है, क्योंकि यहां पे फोर्स जो है वो फंक्शन है किसका? एक्स का। तो यहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं इंटीग्रल एफ डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन के बाहर हम लिमिट को लगाते हैं कि हम कहां से कहां पे जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा डिस्प्लेसमेंट था 0 और बाद में कितना था? 2। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा के हम इसका आंसर क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हमारा जो है वो हमारा वर्क डन का जो फार्मूला होता है, हमारी फोर्स जो है वो कितनी गिवन है? F इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.5x प्लस 10। तो हमारा वर्क डन का क्या फार्मूला होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to 2 और साथ में क्या हो जाएगा? F डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन क्या निकल के आ गया? इंटीग्रल, यहां पे बाहर आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, अंदर फोर्स की वैल्यू रखो। फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स की वैल्यू है 0.5x प्लस 10। तो इसको ब्रैकेट में रखा और बाहर क्या आ गया? डी एक्स। बाहर क्या आ गया हमारा? डी एक्स। ठीक है, अब अगर